हमारी दुनिया पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर है, कम से कम आज की तारीख में। सब्जी, भाजी, तेल इत्यादि जितनी भी चीजें हैं, उन सभी चीजों को बड़े बड़े ट्रकों में लोड करके एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा और लाया जाता है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है ईंधन, जो हमारी पृथ्वी पर बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन आप भी जानते हैं कि बिना ईंधन के कोई भी गाड़ियां आज के समय में तो नहीं चल सकती। और जब ईंधन के दाम आसमान छूने लगते हैं, जैसा कि आज के समय में हो रहा है, तब ईंधन की कीमतों के साथ साथ हर चीज महंगी होती जाती है, महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। लेकिन किया भी क्या जा सकता है, क्योंकि आज के समय हम इन्हीं रिसोर्सेस पर पूरी तरीके से निर्भर हैं। पेट्रोल और डीजल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, यानी कि एक बार इसे इस्तेमाल करने के बाद इसे फिर रिसाइकल करके दोबारा नहीं बनाया जा सकता। और यही वजह है कि डिमांड ज्यादा होने की वजह से और सप्लाई कम होने की वजह से इनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। 1990 में पेट्रोल की कीमत भारत में थी लगभग 12 रुपए, जबकि सन 2000 में इसकी कीमत हो गई 25 रुपए, सीधे डबल। और 2010 में यह कीमतें पहुंच गई 47 रुपए तक। और आज 2021 में पेट्रोल के दाम हैं 87 रुपए, 87 रुपीज से भी ऊपर, यानी कि हर 10 साल में पेट्रोल का रेट लगभग डबल हो जा रहा है। उस हिसाब से अगर देखें तो 2030 में ये दाम 150 से 160 हो जाएंगे, 2040 में ये बढ़कर 300 से पार चले जाएंगे। और जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल और पेट्रोलियम जो है धरती के अंदर खत्म होते जाएगा, इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी, सोना बन जाएगा तेल। देखिए, पेट्रोल और डीजल महंगा होने का एक और भी कारण है, और वो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग। कैसे बनता है पेट्रोल और डीजल? ऐसा नहीं है कि पेट्रोल और डीजल सीधे जमीन से खोद कर निकाल लिया जाता है, ये अपने प्योर फॉर्म में नहीं होता, बल्कि जमीन से पेट्रोलियम निकलता है। पेट्रोल हमें काले और गाढ़े तरल पदार्थ से मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोलियम लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है चट्टानों से निकलने वाला तेल। पेट्रोलियम जमीन के अंदर से निकाला जाता है। पेट्रोलियम के कुएं होते हैं, जिनमें से कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल निकाला जाता है। इस तेल में पेट्रोल, नेफ्थ, केरोसिन, डीजल, मोम, पिच आदि चीजें होते हैं। कच्चे तेल को साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है। इन कारखानों को पेट्रोल रिफाइनरीज कहा जाता है। कहते हैं कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डालकर गर्म किया जाता है। अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल में उपस्थित चीजें अलग अलग पाइपों द्वारा निकाल ली जाती है। इस प्रकार पेट्रोलियम का एक हिस्सा पेट्रोल के रूप में प्राप्त होता है। पेट्रोल और डीजल की मैन्युफैक्चरिंग डिस्टिलेशन के तरीके से हासिल की जाती है। ये इनकी कीमत पर बहुत बड़ा असर डालती है। आपको बता दें एक इंपॉर्टेंट बात कि देखा जाए तो डीजल और पेट्रोल के दाम फिक्स नहीं होते। हर कंट्री में इनके रेट्स डिफर करते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे भारत में आज की तारीख में 87 रुपए है, तो हो सकता है दुबई और सऊदी अरब में इसका कीमत सिर्फ 10 रुपए ही हो, क्योंकि जिस देश में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के कुएं जहां से पेट्रोलियम निकाला जा सकता है, उन देशों में पेट्रोल की कीमत कौड़ियों के दाम पर होती है। और जिन देशों में कच्चा तेल नहीं पाया जाता, उन देशों को दूसरे देशों से कच्चा तेल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद रिफाइनरी डिस्टिलेशन इसका प्राइस देना पड़ता है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं उन देशों के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर पेट्रोलियम यानी कि जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं, क्रूड ऑयल कहते हैं, वो आता कहाँ से? आज से कई हजार साल पहले जब पृथ्वी पर विनाश हुआ था, तब कई पेड़ पौधे और कई जानवर इस धरती के अंदर समा गए थे। इसके बाद कई हजारों साल तक वो धरती के अंदर ही दबे रहे, और जब वो पूरी तरीके से डीकम्पोज हो गए तो उनसे कच्चा तेल बना। एक बड़ा ही दिलचस्प विषय है। हजारों लाखों साल पहले पौधे और जानवर जमीन के अंदर पृथ्वी की उथल पुथल के कारण दब गए। अत्यंत दबाव और गर्मी के कारण ये मृत पौधे और जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। मनुष्य ने समुद्र के अंदर पेट्रोलियम के ऐसे भंडारों का पता लगाया और समुद्र की चट्टानों से इस काले तरल पदार्थ को निकालना शुरू किया। अब ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी पर कच्चा तेल कहीं पर भी मिल जाता है। सिर्फ कुछ जगहें ऐसी हैं हमारी इस पृथ्वी पर जहां पर कच्चा तेल पाया जाता है, और इस कच्चे तेल की वजह से ही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम और इस तरह की कई चीजें बनाई जाती हैं। देखा जाए तो कच्चा तेल जमीन और समुद्र दोनों के अंदर ही पाया जाता है, और समुद्र से कच्चा तेल निकालने के लिए समुद्र के ऊपर एक फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है। जब इस रिफाइनरी को किसी एक जगह पर कच्चे तेल का भंडार मिल जाता है, तब उस तैरती हुई रिफाइनरी को आसपास की चट्टानी पत्थरों से मजबूती से बांध दिया जाता है, ताकि वो इधर उधर ना हिले। इसके बाद समुद्र के अंदर ड्रिलिंग की जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस है जैसे आप अपने घरों में बोरिंग करवाते हैं, लेकिन इसकी गहराई कई हजार फीट तक होती है। इसे तब तक ड्रिल किया जाता है जब तक कच्चा तेल नहीं मिल जाता। जैसे ही कच्चे तेल का भंडार मिल जाता है, उसके बाद पाइप और पंप की मदद से उसे उस तैरते हुए रिफाइनरी में पहुंचा दिया जाता है। वैसे आपको बता दें, समुद्र में सिर्फ कुछ ही ऐसी जगह हैं जहां पर तैरती हुई रिफाइनरीज मौजूद है। इसके अलावा आप जो समुद्र में तैरते हुए बड़े बड़े प्लांट देखते हैं, इनमें से ज्यादातर प्लांट सिर्फ कच्चा तेल निकालने का काम करते हैं। समुद्र के अलावा इस दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां पर कच्चे तेल के भंडार मौजूद हैं, और यहाँ पर भी ड्रिलिंग करके कच्चे तेल को निकाला जाता है। जब कच्चा तेल पूरी तरीके से निकल जाता है, इसके बाद इसे बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में भेजा जाता है, जहां पर कच्चे तेल का डिस्टिलेशन प्रोसेस शुरू होता है। और इसी डिस्टिलेशन प्रोसेस की मदद से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम इस तरह की चीजें बाहर निकल कर आती। देखा जाए तो हर तरल पदार्थ का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक इसी तरह कच्चे तेल का भी एक बॉइलिंग पॉइंट निर्धारित है, लेकिन कच्चे तेल को अलग अलग तापमान में उबाला जाता है।
जैसे जैसे कच्चा तेल उबलता है वो वेपराइज होने लगता है और इसके बाद अलग अलग तापमान में अलग अलग चीजें हासिल होने लगती हैं। अब कच्चे तेल को 260 डिग्री सेल्सियस में उबाला जाता है तो उससे डीजल मिलता है। 180 डिग्री सेल्सियस में हमें मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन प्राप्त होता है। 110 डिग्री सेल्सियस में हमें पेट्रोल मिलता है जो आज के समय हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक इसी तरह कच्चे तेल के डिस्टिलेशन प्रोसेस से और भी कई तरह की चीजें हासिल होती हैं, जैसे कि मोम, पैराफिन वैक्स, ग्लिसरीन, डामर और भी इस तरह की कई चीजें हमें सिर्फ कच्चे तेल से ही मिलती हैं। तो दोस्तों आज आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल किस तरीके से बनता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस से जब पेट्रोल को निकाला जाता है उसके बाद बारी आती है इसे ट्रांसपोर्ट करने की। इसकी बाकायदा लैब टेस्टिंग की जाती है कि कितने ऑक्टेन का पेट्रोल है। उसके बाद इसे अलग अलग पेट्रोल पंप्स में भेज दिया जाता है। जितने ज्यादा ऑक्टेन का पेट्रोल होता है उतनी ज्यादा एनर्जी और इफिशियंसी उस पेट्रोल से मिलती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दुनिया भर के देश की सरकारें अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर पर काम करती हैं, जिसकी वजह से इनके दाम कई गुना बढ़ जाते हैं। जितना टैक्स एक सरकार लगाती है उतना ज्यादा टैक्स अधिभार के रूप में बढ़ जाता है उन देशों के पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमें पेट्रोल डीजल किस तरीके से प्राप्त होता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि पेट्रोल डीजल एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज है, इसे दोबारा रिसाइकल नहीं किया जा सकता और आने वाले समय में जैसे जैसे इसकी सप्लाई कम होती जाएगी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे। देखा जाए तो एक ही विकल्प है इसका, अगर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी तक पहुंच जाए, सोलर एनर्जी इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल करने लगे, तो ही ये संभव है कि हम पेट्रोल और डीजल पर अपनी डिपेंडेंसी, अपनी निर्भरता को कम कर पाएंगे और इससे पोल्यूशन भी कम होगा और दाम भी कम हो जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन के। पर वो वक्त कब आएगा ये हम कह नहीं सकते। हाँ, टेस्ला जैसी कंपनी को और उनकी इलेक्ट्रिक कार जैसी कंपनी को देखकर ऐसा लगता है, उन्होंने जो बैटरी बनाई है, जो बैटरी टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की है, सोलर जो रूफ से वो बना रहे हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो समय दूर नहीं, शायद एक डेकेड, एक दशक या 1.5 दशक लगेगा और हम सब ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो चीज़ों की महंगाई कम होने लगेगी क्योंकि हमारी निर्भरता फॉसिल फ्यूल्स पर कम हो जाएगी। हमारा एक छोटा सा संदेश है उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो अपनी तेज़ रफ्तार बाइक्स में जोरदार स्पीड रेसिंग करके पेट्रोल और डीजल जलाते हैं, अगर वो थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखें तो पोल्यूशन भी कम होगा और डीजल पेट्रोल का डिप्लीशन भी धीरे धीरे रुक सकेगा इससे। आशा करते हैं वीडियो आप सबको सही जानकारी देने में कामयाब हुआ होगा। अगर हुआ तो इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें, इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।